नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है वक्फ बोर्ड, दूसरी है स्वरा भास्कर, तीसरा है ईसाई मिशनरी और चौथे हैं आजम खान। सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान समेत दिल्ली में 123 संपत्तियों के बाहर नोटिस छपवाकर उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के रूप में अधिसूचित किया है। ये 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को पिछले कांग्रेस सरकार ने 2014 के लोकसभा से पहले प्रदान की थी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि ये संपत्तियां राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख स्थानों पर थी। जब मामला अदालत में था तब सभी प्रभावित हितधारकों को सुनने के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था। एक सदस्यीय समिति और दूसरी 2 सदस्यीय समिति, जिसमें न्यायमूर्ति एसपी गर्ग, पूर्व न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय और राधा शामिल थे। नोटिस के अनुसार 2 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट ये कहते हुए प्रस्तुत की कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मुख्य हितधारक था, जिसे समिति के संदर्भ की शर्तों के मुताबिक अवसर दिया गया था। हालांकि बोर्ड ने अदालत के सामने पेश नहीं होने का विकल्प चुना। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड के संपत्ति क्या है। वक्फ उस चल या अचल संपत्ति को कहते हैं जिसको इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स दान कर देता है। इस संपत्ति को अल्लाह का माना जाता है। ये संपत्ति वक्फ बोर्डों के तहत आती है। कोई भी मुस्लिम शख्स जो 18 साल से अधिक उम्र का है अपने नाम की किसी संपत्ति को वक्फ कर सकता है जिस पर उसके परिवार और किसी अन्य शख्स का दावा नहीं माना जाता। लेकिन मसला इस चीज़ से है कि जो ज़मीन या प्रॉपर्टी सरकार के अंडर आती है वो वक्फ बोर्ड के पास क्या कर रही है। हालांकि कुछ लोग जानकर ऐसा करते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी ज़मीन राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख स्थानों पर है तो वो जानबूझकर उन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर देते हैं। अब बात स्वरा भास्कर की। फुल टाइम एक्टिविस्ट और पार्ट टाइम हीरोइन स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया के जरिए निकाह की खबर दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की है। बताया जाता है कि दोनों ने इस सिलसिले में कोर्ट में दस्तावेज 6 जनवरी को ही जमा कर दिए थे, लेकिन निकाह की खबर अब सार्वजनिक की है। 2019 में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान स्वरा और फहद की मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों के निकाह से ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा स्वरा भास्कर के उस पोस्ट की है जो उन्होंने 2 फरवरी 2023 को किया था। इसमें स्वरा ने फहद को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा था, जन्मदिन मुबारक फहद मियाँ, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। फहद ज़िरार अहमद खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है अब शादी कर लो, हैव अ ग्रेट बर्थडे एंड ए फैंटास्टिक ईयर दोस्त। इसके जवाब में फहद ने लिखा था, शुक्रिया जर्रा नवाजी का दोस्त, भाई के कॉन्फिडेंस ने तो झंडे गाड़े हैं, वो तो बरकरार रहना ज़रूरी है। और हाँ, तुमने वादा किया था तुम मेरी शादी में आओगे तो वक्त निकालो, लड़की मैंने ढूंढ ली है। हैरान करने वाली बात यह है कि 6 जनवरी को ही निकाह के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करने के बावजूद दोनों इस तरह के पोस्ट कर रहे थे। इस पोस्ट को लेकर स्वरा नेटिजन्स के निशाने पर आ गई हैं। वहीं मीनाक्षी श्रेयन नाम की एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, स्वरा भास्कर ने 2 फरवरी को फहद को भाई बोलकर जन्मदिन की बधाई दी थी। स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी को फहद को अपना शौहर बना लिया। जिसे भाई बोलती थी उससे स्वरा भास्कर ने शादी की है। शादी की बधाई स्वरा भास्कर। वहीं मुन्ना यादव नाम के एक यूजर ने लिखा है, स्वरा भास्कर को मेरी तरफ से बक्सा, फ्रिज बहुत महंगा है, यही ठीक रहेगा। आपको बता दें कि कई लोग स्वरा भास्कर को शादी की बधाइयां दे रहे हैं तो वहीं कई लोग स्वरा को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं और स्वरा को काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। अगली खबर में बात ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के धंधे की, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ मैरिज हॉल में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों को
इकट्ठा करके हिंदुओं को ईसाई बनाने का धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। आरोप है कि हॉल में सैकड़ों हिंदू महिलाओं और पुरुषों को अपने साथियों के साथ ईसा मसीह की प्रार्थना और ब्रेन वॉश करके सैकड़ों हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम हो रहा था। धर्मांतरण की भनक लगते ही हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पहले पुलिस धर्मांतरण की बात को नकारती रही और इस वजह से हिंदू संगठन के विरोध के बाद पकड़े गए एक आरोपी को पुलिस ने खाना पूर्ति करके छोड़ दिया था। लेकिन बैकफुट पर आकर पुलिस ने आखिरकार धर्मांतरण का मुकदमा लिख लिया। आपको बता दें, मैरिज हॉल में ईसा मसीह की प्रार्थना और भजन कीर्तन करके हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह करके ईसाई बनाया जा रहा था। हिंदू संगठन और पुलिस के हाथ कुछ कॉपी भी लगी जिसमें हाथ से लिखा हुआ था और बीच बीच में खाली जगह छूटी हुई थी। कॉपी में लिखा था कि अब हम सब ईश्वर के हवाले करते हैं, अब वही नैया पार लगाए। और अंत में लिखा था कि ईसा जन्म ईश्वर की जान है। माना जा रहा है कि उस खाली जगह पर धर्मांतरण कराने वालों का नाम भरकर उनको ईसाई धर्म कबूल करने की शपथ दिलाई जाती थी। आपको बता दें, धर्मांतरण की खबर फैलते ही मौके पर पहुंची बिसलपुर पुलिस ने हिंदू संगठनों को शांत कराया और एक शख्स को पकड़कर थाने ले आई। लेकिन पुलिस लगातार धर्मांतरण की घटना को नकारती रही। 24 घंटे बाद पुलिस ने एक नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। ईसाई मिशनरी भारत की संस्कृति को नष्ट करने में लगी हुई है। ये लोग भारत में ईसाइयों की आबादी बढ़ाने के लिए धर्मांतरण के खतरनाक खेल को अंजाम देते रहते हैं। चौथी खबर में बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। सूबे की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आजम के जौहर ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन की लीज रद्द कर दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब अल्पसंख्यक विभाग ने ट्रस्ट को जमीन खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी कर प्रशिक्षणिक और शोध संस्थान की बिल्डिंग और जमीन को 15 दिन के अंदर खाली करने के लिए कहा है। रामपुर में जेल रोड के जौहर शोध संस्थान के सरकारी भवन को सूबे में जब सपा की सरकार थी तब आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये वार्षिक की दर से लीज पर दे दिया गया था। जौहर शोध संस्थान की इमारत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है। जौहर शोध संस्थान का भवन 13,000 वर्ग मीटर भूभाग पर बना हुआ है। जौहर शोध संस्थान को आजम खान ने 100 रुपये सालाना के हिसाब से 99 साल के लिए लीज पर लिया था, जिसको खाली कराने की कवायद योगी सरकार ने अब शुरू कर दी है। वहीं रामपुर के उप जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने आगे बताया कि इस सिलसिले में जिला अधिकारी ने 4 सदस्यीय एक समिति गठित की थी। समिति ने सरकार के पत्र के मद्देनजर ये निर्णय लिया था कि जौहर ट्रस्ट के प्रबंधक को रामपुर पब्लिक स्कूल भवन को खाली करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 15 फरवरी को नोटिस जारी किया गया और भवन खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर भवन खाली नहीं किया गया तो उसे खाली करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इसे खाली कराने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे आजम खान बौखला चुके हैं और उन्हें लगातार करारे झटके पर झटके मिल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर इजाज़त दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।